हेलो, नमस्कार सभी को। जैसा कि हमने दिशा बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें अ, दिशा बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान, उसका फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर लिया है। ये इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि लगभग फर्स्ट चैप्टर को हम पूरा कर लें, ठीक है? तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब जो क्वेश्चन आगे हम देखने जा रहे हैं वो देखिए आप। हमने लगभग ये मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं यहाँ तक पढ़ लिया था, जिसको हम कहते हैं हेलमिंथोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। कीट विज्ञान का अध्ययन होता है, मतलब कि कीट विज्ञान के अध्ययन में किसका अध्ययन करते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका कीटों का। तो कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी कहलाता है ना, कीट विज्ञान को हम एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी कहते हैं कीट विज्ञान के अध्ययन को। और जंतु विज्ञान का एक अंग है जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो व्हाइट ड्वार्फ के बारे में हम सीखते हैं किसमें? खगोल शास्त्र में। व्हाइट खगोल शास्त्र में सफेद बोना व्हाइट ड्वार्फ एक छोटे तारे को बोला जाता है जो उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ का बना होता है। नेक्स्ट देखिए, ओडोमीटर का संबंध किससे है? तो ओडोमीटर जो है ना, वो दूरी से संबंधित है। जैसे कि आपकी गाड़ी में जो स्पीड, अपन एक बार गाड़ी कितनी दूरी तय की गाड़ी ने, वो जो है ना गाड़ी कितनी चली है, तो वो किसके द्वारा मापा जाता है? दूरी, ओडोमीटर के द्वारा। उस दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर के द्वारा। तो ओडोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने के काम आता है। नेक्स्ट देखिए, हवा की चाल मापी जाती है। तो हवा की चाल किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर। ठीक है, हवा की चाल मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको हम कहते हैं एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर होता है, इससे वायु के बल, दिशा तथा गति को मापने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट दे रखा है एरोमीटर, दूसरा है अमीटर, तीसरा है एनीमोमीटर, चौथा है अल्टीमीटर। तो एरोमीटर्स को हम सम्मिलित करेंगे वायु, गैस, घनत्व, भार का मापन, ठीक है। अमीटर को हम अमीटर को हम मिलान करेंगे विद्युत धारा का मापन। एनीमोमीटर के बारे में हमने अभी पढ़ा, पवन वेग मापन। और अल्टीमीटर के बारे में हम देखते हैं कि अल्टीमीटर जो होता है इसका उपयोग हम करते हैं ऊंचाई मापन में। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही रहेगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। एरोमीटर यंत्र का उपयोग एरोमीटर यंत्र का उपयोग वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने के लिए काम में लिया जाता है। एरोमीटर की बात कर रहे हैं ना, वायु तथा गैसों के भार का तथा घनत्व मापने के लिए काम में लिया जाता है। अल्टीमीटर यंत्र जो होता है वो विमानों की ऊंचाई मापने के लिए काम में लेते हैं। विद्युत धारा के बारे में तो आपको पता ही है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र अमीटर होता है। वायु की शक्ति और गति मापने के लिए एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने के लिए एक यंत्र और होता है, डायनेमोमीटर, है ना। तो ये एक नया वर्ड आ रहा है इसमें, डायनेमोमीटर, कि कोई इंजन है, अगर उससे कितनी शक्ति उत्पन्न हुई है उसका मापन हम किससे करेंगे? डायनेमोमीटर से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बहुत छोटी छोटी वस्तु होती है, उनको आवर्धन मतलब उनको देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का, ठीक है। आपने अगर 11th-12th या फिर बीएससी में अगर प्रैक्टिकल किया है तो इन चीज़ों का आपने यूज़ किया होगा कि माइक्रोस्कोप जो होता है उसके द्वारा हम छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ी करके देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप वह यंत्र है जिसकी सहायता से नग्न आंख से न देखने वाले, न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है देखिए आप, आरएस में आया हुआ है, एसआई एग्जाम में आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ है ना। तो रिएक्टर जो पैमाना है उस पर मापी जाने, उस पर क्या मापते हैं हम? भूकंप की तीव्रता, ठीक है। भूकंप की तीव्रता, तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर भूकंप मापी सिस्मोग्राफ से मापते हैं।
देखो भूकंप मापी तो एक यंत्र है, लेकिन उस पर उसमें जो एक स्केल होता है उस स्केल का नाम है हम रिएक्टर स्केल, है ना। तो अगर भूकंप भूकंप मापने का यंत्र जो होता है उसको हम अगर ऑप्शन नहीं हो तो हम क्या लिख सकते हैं, सिस्मोग्राफी भी राइट कर सकते हैं, जब रिएक्टर अगर ऑप्शन नहीं हो तब। रिएक्टर या रिचर स्केल क्या होता है, भूकंप की तीव्रता को मापने का मात्रक है ये। रिएक्टर या रिचर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का मात्रक है। 1935 में अमेरिकन भूगर्भवेत्ता चार्ल्स फ्रांसिस रिचर द्वारा इसका आविष्कार किया गया। यह गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है और प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु की तीव्रता का 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। 3 तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक तो प्राथमिक या लंबात्मक तरंगें, दूसरी अनुप्रस्थ व गौण तरंगें और तीसरी होती है धरातलीय तरंगें। तो प्राथमिक या लंबात्मक तरंगें कौन सी होती हैं? पी तरंगे कहलाने वाली ये अनुदैर्ध्य तरंग है, इनको अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। भूकंपीय लहरों में सर्वाधिक तीव्र गति इसी की होती है। सबसे ज्यादा तीव्र सर्वाधिक तीव्र गति किसकी होती है? तो प्राथमिक या लंबात्मक तरंग की, है ना। दूसरी देखिए, अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंगे एस तरंगे कहलाने वाली ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है ना। केवल ठोस माध्यम में चलने वाली तरंगे होती है, उनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ या गौण तरंगे। थर्ड देखिए, धरातलीय तरंगे एल तरंगे कहलाने वाली ये तरंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। सबसे देर से पहुंचने वाली ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। आई बात समझ में? फर्स्ट जो प्राथमिक है उनको पी तरंगे कहते हैं, सेकंड अनुप्रस्थ है उनको एस तरंगे कहते हैं और धरातलीय उनको एल तरंगे। और सबसे विनाशकारी कौन सी होती है? धरातलीय या एल तरंगे होती हैं। नेक्स्ट देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे, वहां पे तो अपने को रिएक्टर स्केल के बारे में बताना था, है ना। तो रिएक्टर स्केल जो होता है वो भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। और यहाँ पे जो ये भूकंप को तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है उसको अगर यहाँ हमको रिएक्टर विएक्टर कहीं दे नहीं रखा है तो हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे सिस्मोग्राफ। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो हम एक आंतरिक अंगों का अगर परीक्षण करना है तो एंडोस्कोप के द्वारा करते हैं ना। एंडोस्कोपी नाम भी सुना होगा आपने। एंडोस्कोपी का अर्थ है अंदर देखना। अगर चिकित्सीय भाषा में समझाया जाए तो यह एक गैर शल्य प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर द्वारा खास तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करके रोगी के शरीर के अंदरूनी अंगों को देखकर उनका इलाज किया जाता है। मतलब कि बिना किसी चीरा फाड़ी किए अगर देखना है, शरीर के अंदर के अंगों को अगर देखना है तो डॉक्टर किसका यूज करेगा? एंडोस्कोपी का। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए करते हैं? तो ईसीजी जो है हृदय से संबंधित है, ठीक है। ईसीजी जो है हृदय से संबंधित है। कार्डियोग्राफ, इससे हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति जांची जाती है। हृदय गति के ग्राफ को कार्डियोग्राफ या ईसीजी कहते हैं, ठीक है। तो हृदय से संबंधित ये मतलब हृदय की गति कितनी है उसकी जांच के लिए ईसीजी की जाती है। नेक्स्ट है, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? डॉक्टर के गले में जो रहता है ना हमेशा, वो होता है स्टेथोस्कोप। हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए होता है ना ये। तो इसको हम नाम देते हैं स्टेथोस्कोप। 2007 में आया है क्वेश्चन। स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर किसी के भी शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाले हृदय और अन्य ध्वनियों को के धड़कनों की आवाज को सुनते हैं। स्टेथोस्कोप बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ज्ञातत्व है कि श्वसन की दर स्पीरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, व्याख्या में 2 चीजें आप याद रखना है ना, कि हृदय की धड़कन जो होती है वो लबडब वाली होती है ना, धड़कन लबडब वाली होती है। और यहाँ पे स्टेथोस्कोप जो होता है वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और श्वसन की दर किससे मापते हैं? स्पीरोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। यहाँ देखिए अपने को बताना है कि कौन से सिद्धांत पर आधारित है, वही है ना। तो यहाँ पे तीसरा राइट हो जाएगा, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। तो यहाँ पे धड़कन जो पहुंचती है वो किसके द्वारा पहुंचती है?
बहुपरावर्तन द्वारा पहुँचती है या बहु जो स्टेथोस्कोप होता है वो काम करता है बहुपरावर्तन सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखिए, उपकरण मापी राशि सुमेलित कीजिए, मतलब कि कौन-सा उपकरण क्या मापता है वो अपने को सुमेलित करना है। तो फर्स्ट देखो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो मापेगा वो मापेगा अपेक्षित आर्द्रता। हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता को मापता है। हाइड्रोमीटर जो होता है हाइड्रोमीटर जो होता है वो अपेक्षित घनत्व को मापता है। लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध के घनत्व को मापता है और रेडियोमीटर जो होता है वो विकिरण को मापने का काम करता है। ठीक है? तो चारों चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो हाइग्रोमीटर जो हो जाएगा वो अपेक्षित आर्द्रता, हाइड्रोमीटर हो जाएगा अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर हो जाएगा दूध का घनत्व और रेडियोमीटर हो जाएगा अपेक्षित आर्द्रता। हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से वातावरण में उपस्थित आर्द्रता का मापन किया जाता है। इस यंत्र को साइक्रोमीटर भी कहते हैं। हाइड्रोमीटर देखिए, हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है और लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापन यंत्र जो कि दूध की अपेक्षित घनत्व को मापता है। नेक्स्ट देखो, हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, तो आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? हाइग्रोमीटर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि आर्द्रता मापन का जो यंत्र है उसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या मापेगा? हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व को, है ना, और आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। हाइड्रो अपेक्षित घनत्व, हाइग्रो आर्द्रता। नेक्स्ट देखिए, डैश डैश को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रता। आर्द्रता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा उपकरण हवा का दाब दबाव मापने के काम में लिया जाता है, मतलब हवा कितनी है कितनी नहीं। तो हवा का दाब मापने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर का। किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का। व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायु के दाब को तथा हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों के अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है, जबकि प्लानीमीटर द्वारा मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। ये एक नया आया है, प्लानीमीटर जो है उसके द्वारा मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आंधी के आने से पूर्व बैरोमीटर के पारे का स्तर क्या हो जाएगा? आंधी के आने से पूर्व बैरोमीटर के पारे का स्तर क्या हो जाएगा? सामान्य स्तर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक आपने कहावत भी सुनी होगी कि तूफान आने से पहले क्या होता है? तूफान आने से पहले एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो ये यहाँ पे भी यही है कि जो वायुदाब है वो एकदम से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वायु का प्रवाह उच्च से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। नॉर्मली तो ये होता है कि वायु का प्रवाह उच्च से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। आंधी तभी आती है जब निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। अतः आंधी आने से पहले बैरोमीटर में पारे का स्तर निम्न वायुदाब दर्शाने के लिए नीचे चला जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहती है। आ रही है बात समझ में? अगर एकदम से नीचे आ जाता है बैरोमीटर का पाठ्यांक तो आने की पूरी संभावना होती है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तब वर्षा होने की संभावना होती है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ये सारे मौसम विभाग इसका उपयोग करता है। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना है, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा? आज दिन साफ रहेगा, ये संभावना है। नेक्स्ट देखो, मैनोमीटर से किसका मापन किया जाता है? मैनोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो मैनोमीटर से मापन किया जाता है गैस का। मैनोमीटर से हम मापन करेंगे किसका? गैस का। गैस के दाब का जो मापन किया जाता है वो किससे किया जाता है? मैनोमीटर से। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता हेतु हाइग्रोमीटर, ध्वनि की तीव्रता हेतु ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर और ध्वनि की तीव्रता हेतु ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए
वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। ठीक है? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हम कहते हैं एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने की थी, जबकि बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। तो यहाँ पे एक नई चीज जो है वो ये है कि जो पौधों की लंबाई या वृद्धि को मापने का जो उपकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैस्कोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है पायरेलियोमीटर का प्रयोग डैश डैश को मापने के लिए किया जाता है। पायरेलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। पायरेलियोमीटर का एक ऐसा उपकरण है जो सीधे सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को मापता है। विकिरण की एसआई इकाइयां वॉट प्रति वर्ग मीटर है। परंपरागत रूप से पायरेलियोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से जलवायु अनुसंधान और मौसम निगरानी उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है पायरेलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सौर विकिरण को मापने के लिए। नेक्स्ट देखो, फेदम मापने की इकाई है। फेदम मापने की इकाई है। फेदम किसको मापने की इकाई है? जल की गहराई को मापने की इकाई है ना। समुद्र की गहराई सामान्यतः फेदोमीटर में से मापी जाती है। नाटिकल मील समुद्री दूरी नापने की इकाई है। नाटिकल मील समुद्री दूरी नापने की इकाई है। थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो है किसका यूनिट है? ऊष्मा का। तो ऊष्मा का जो यूनिट है वो थर्म है। आपने नाम सुना होगा थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या काम करता है? तापमान को मापने का है ना। कितना, अगर कोई बीमार हो जाता है, कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर नहीं है, कम है या ज़्यादा है, वो मापने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर को। तो थर्मामीटर किसको मापता है? ताप। ताप मतलब कि एक तरह की ऊष्मा। तो यहाँ पे ऊष्मा को मापन किस में किया जाता है? थर्म। ठीक है, थर्म प्रतीक THM ऊष्मीय ऊर्जा का गैस SI मात्रक है। यह 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य होता है। ठीक है, आज तक लगभग किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया ये। नेक्स्ट देखो, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है नेफोस्कोप। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति, रेन गैस से वर्षा की मात्रा, नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, चारों जो दे रखे हैं उन सबका दे रखा है। तो अपने को याद रखना है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? नेफोस्कोप। बादलों से संबंधित है नेफोस्कोप। नेक्स्ट है बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तापमान। बोलोमीटर किसको मापेगा? तापमान को। किसी भी आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा की मात्रा की माप करने हेतु बोलोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। वायु की दिशा मतलब कि वेग, स्पीड कितनी है वो मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सा होता है? एनीमोमीटर, है ना। वायु वेग मापी कह सकते हैं इसको अपन। अमीटर जो होता है विद्युत धारा मापी होता है। एनीमोमीटर होता है वायु वेग मापी होता है। अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई मापी होता है। ऑडियोमीटर जो होता है वो श्रवण मापी होता है ना। ऑडियोमीटर मतलब ध्वनि को सुनने के लिए। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है? तो केल्विन, है ना। वैसे तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन सारे हैं, लेकिन जो अगर एसआई पद्धति की अगर हम बात करें तो वो केवल केल्विन है ना। ऐसे मात्रक जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। अर्थात जो किसी भी मूल राशि या दूसरी राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये बेस यूनिट्स या मात्रकों की वर्णमाला होते हैं। ठीक है, मूल मात्रक मतलब कि जो अपने अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, वो किसी की सहायता से नहीं बनाए गए। मूल राशियाँ और उनके मात्रक देखिए आप। कुछ मूल राशियाँ और मात्रक दे रखे हैं। लंबाई या दूरी का मात्रक होता है मीटर। लंबाई या दूरी का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन। ठीक है,
तो ये कुछ मूल राशियाँ और उनके मात्रक दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। एक तो 2002 में और 2007 में। तो ये एसआई पद्धति को कब लागू किया गया है? 1971 में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्तित परिवर्तित एवं संशोधित रूप है। इसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड के अतिरिक्त ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रकाश की प्रदीप्त तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है ना, एवं पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ये सारे मात्रक जो है वो एसआई पद्धति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग का एसआई मात्रक पूछा है अपने को। तो संवेग अपने आप में कोई मूल राशि नहीं है, तो इसका जो मात्रक बनेगा वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, क्योंकि दूसरों की सहायता से इसको अपन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे संवेग का मात्रक जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग का मात्रक है ना। संवेग, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। संवेग को गति करता द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो, संवेग का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली द्रव्यमान इंटू वेग होता है ना। तो द्रव्यमान इंटू वेग जो होता है वही संवेग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? त्वरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा यहाँ, मीटर पर सेकंड। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो यहाँ इस आधार पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि यह वेग की विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखिए, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य जो होती है एक्चुअल में क्या होती है, डिस्टेंस होती है ना। तरंग दैर्ध्य जो है वो एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस है। तो किसी भी तरह की अगर डिस्टेंस अपने को अगर मापनी है तो हम मीटर का यूज करेंगे। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ का जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भौतिकी में कोई साइन आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावर्त रिपीट करती है उस दूरी को उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, कोई इकाई नहीं है, मतलब कि आपेक्षिक घनत्व जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको मापने का कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेसिबल। ध्वनि को हम किस में मापते हैं? डेसिबल में। डेसिबल यह ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। सामान्य वार्तालाप की ध्वनि प्रबलता लगभग 60 डेसिबल होती है। हम जो बातचीत करते हैं ना वो लगभग 60 डेसिबल होती है। और असहनीय ध्वनि प्रबलता जो होती है वो 120 डेसिबल तक होती है। और शोर सहाय जो की सीमा लगभग जो होती है वो 80 टू 85 के बीच, या फिर अपन 85 डेसिबल कह सकते हैं। ठीक है, शोर जो होता है जो हम सहन कर सकते हैं। प्रकाश वर्ष किस इकाई है? प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की है ना। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 जूलियन वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, याद रखना है खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है पारसेक। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक होती है। और 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देखो, तारों से संबंधित दूरिया मापन का मात्रक 1 पारसेक बराबर है। तारों से संबंधित जो दूरियां मापते हैं ना, तो 1 पारसेक किसके बराबर होता है? तो यहाँ देखिए आप, अपन ने ऊपर पढ़ा है कि 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो यहाँ लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष दे रखा है, तो वही सही होगा, है ना।
तो तारों से संबंधी दूरियां मापने का मात्रक एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देखिए, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई क्या है? ओजोन की जो सांद्रता को, मतलब कि ओजोन की परत कितनी मोटी है कितनी पतली है, ये अपन मापते हैं डेप्सन या डॉप्सन में। तो डेप्सन या डॉप्सन जो होती है ओजोन की सांद्रता का मापन होता है। कैलोरी जो होता है ऊष्मा का मात्रक होता है, कैलोरी ऊष्मा की मात्रा। और हर्ट्ज जो होता है यह एक आवृत्ति का मात्रक है। एक हर्ट्ज बराबर होता है एक चक्र प्रति सेकंड। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक है। जूल जो है वो कार्य अपन ऊर्जा, या तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक है ये जूल। नेक्स्ट देख रही है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखे हैं विमीय सूत्र दे रखे हैं। ठीक है, विमीय सूत्र दे रखे हैं तो एम, अपने को एक विमीय सूत्र दे रखा है और अपने को पूछा है कि ये किसका है। तो एम एल टू टी टू किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? तो एम एल टू टी टू जो है वो है कार्य का। ठीक है, तो कार्य का मात्रक कैसे है यहाँ पे देखिए आप। देखो ये जो विमीय सूत्र बनते हैं ना, वो मूल राशियां जब तक नहीं निकाली जाती तब तक विमीय सूत्र नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे जो अगर कोई व्युत्पन्न है तो उसको मूल राशि में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मूल राशि के हिसाब से फिर अपन उसका विमीय सूत्र निकाल पाएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए आप, भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती है उन्हें हम विमाएं कहते हैं। तो कार्य का जो सूत्र होता है वो बल इंटू विस्थापन होता है ना। बल इंटू विस्थापन होता है। तो यहाँ पे कार्य का अगर आपको निकालना है तो बल का जब फॉर्मूला है वो भी अपने को याद होना चाहिए, बल का क्या फॉर्मूला है वो भी याद होना चाहिए अपने को, है ना। और अपन क्या कहेंगे उसके बाद कि विस्थापन जो है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं वो भी याद होना चाहिए। तो नॉर्मली जो होता है ना, अगर किसी चीज को अगर किलोग्राम वगैरह कुछ आता है तो हम एम लेते हैं, और अगर कहीं डिस्टेंस आती है तो वहां पे हम एल लेते हैं, और अगर कहीं पे टाइम या समय आता है तो वहां पे हम टी का यूज करते हैं। तो वो कितनी बार आ रहा है उसके हिसाब से हम उसमें घाते लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? भोजन की जो ऊर्जा होती है उसको हम किस में मापते हैं? कैलोरी में। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? तो यहाँ पे जो प्रतिबल और दाब जो होता है उसका मात्रक समान। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? तो एक हो जाएगा प्रतिबल और दूसरा हो जाएगा दाब। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। हम सुमेलित करेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि जो गीगा है, हेक्टो है, मेगावाट, टेरा है, उनकी वैल्यू कितनी होती है वो अपने को पूछा है। तो यहाँ पे जो गीगा, जैसे कि गीगा हर्ट्ज होता है ना, या फिर अगर अपन कंप्यूटर में अगर हम देखें तो जैसे कि गीगाबाइट, मेगाबाइट नहीं होता है, तो उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट जो गीगा मीन्स कितना होता है, तो गीगा का मीनिंग होता है 10⁹ और मेगा का होता है 10⁶, और हेक्टो मतलब होता है 10⁻², और टेरा मीन्स होता है 10⁻12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। गीगा 10⁹, मेगा 10⁶, हेक्टो 10⁻², और टेरा मीन्स 10⁻12। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक पूरी टेबल दे रखी है कि हेक्टा, टेरा, गीगा, इन सब का। तो यहाँ देखिए आप, अगर हम देखें तो यहाँ देखो आप, डेका से स्टार्ट करते हैं हम। जो नीचे वाला पार्ट है ना यहाँ डेका वाला, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये डेका यहाँ से 10⁻1 को डेका कहते हैं, 10⁻2 जो होता है हेक्टो कहते हैं, 10⁻3 किलो होता है, फिर 10⁶ मेगा, 9 गीगा, 12 टेरा, 15 पेटा, 18 एक्सा, 21 जेटा और 24 योटा। उसके बाद माइनस में देखिए, माइनस में उल्टा हो रहा है। यहाँ पे देखिए 10⁻⁻1 डेसी,
10⁻², सेंटी -3, मिली -6, माइक्रो -9, नैनो -12, पिको -15, फेम्टो -18, एटो -21, जेप्टो और -24 योक्टो, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब एक बार ध्यान से इनको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, तो याद हो जाएंगे लगभग लगभग। नेक्स्ट देखिए, बेल किसकी इकाई है। बेल जो है वो किसकी इकाई है, तो यहाँ पे बेल जो होती है वो ध्वनि की इकाई होती है ना। बेल नॉर्मली हम बोलते हैं डेसिबल में होता है ना, वही उसी से रिलेटेड है। तो बेल जो है वो ध्वनि की इकाई है। तो यहाँ देखिए, न तो तीव्रता की है, न पिच की है, न तरंग दैर्ध्य की है, और ये है किसकी, ध्वनि की। तो 1 बेल बराबर कितना होता है, 10 डेसिबल। 1 बेल इक्वल टू होता है 10 डेसिबल। 8.686 डेसिबल जो होता है वो 1 नेपर के बराबर होता है। नेपर भी ध्वनि की इकाई है, तो याद रखना, बेल, नेपर, डेसिबल तीनों ध्वनि की इकाई है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब एक अदिश राशि है। दाब की ऐसा इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखो, किलोवाट पर घंटा एक यूनिट है। किलोवाट पर घंटा एक क्या है, यूनिट है, किसकी है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ऊर्जा की एक यूनिट है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 मेगा जूल। ठीक है, किलोवाट जो घंटा होता है उसका मीनिंग कितना होता है, 3.6 मेगा जूल। ऊर्जा का एक, ऊर्जा मापने का है ना। नेक्स्ट देखिए, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी तो लगभग फर्स्ट ही होगा, रेडियो एक्टिव या धर्मिता। ठीक है, मैडम क्यूरी ने जो है वो रेडियो एक्टिविता की खोज की थी, आपको याद ही होगा। रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी के मापने की जो इकाई होती है उसको हम क्यूरी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता की प्रमुख इकाई क्यूरी कहलाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की वह मात्रा जो 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड की दर से विघटित होती है, एक क्यूरी कहलाती है। ठीक है, तो क्यूरी किससे रिलेटेड, रेडियो एक्टिव पदार्थों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में। केंद्रीय केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये देश का पहला औषधि शोध संस्थान है जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 17 फरवरी 1951 में स्थापित किया गया था। यह संस्थान भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान परिषद के संरक्षण में कार्य करती है। केंद्रीय केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है, राजस्थान में। राजस्थान में भी एक है, लेकिन अगर केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म की अगर हम बात करें तो ये हिसार हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो है वो हिसार हरियाणा तथा केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र जो है वो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट देखो, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया था वो किया था जे बार्डिन, डब्ल्यू बार्टेन तथा डब्ल्यू शॉकले ने। दुनिया का पहला सफल पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज में डब्ल्यू शॉकले के नेतृत्व में जे बार्डिन तथा
डब्ल्यू बार्टेन के सहयोग से बनाया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार, ठीक है, 1947 में किया गया था। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में एक स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग जीवाणु या कवक द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज में किया जाता है। ठीक है, कवक द्वारा, जीवाणु या कवक द्वारा उत्पन्न, है ना। कवक ही राइट करना है, अगर कहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने को राइट करना है कवक ही है ना, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का स्रोत क्या है? पेनिसिलिन को किससे बनाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो सही है वो सही रहेगा, कवक से। पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया गया है? कवक से। नेक्स्ट देखो, प्रोफेसर एस सी माहेश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने किसमें अपना योगदान दिया था, मतलब किससे संबंधित है ये बताना है अपने को। तो प्रोफेसर एस सी माहेश्वरी जो है वो पादप उत्तक संवर्धन क्षेत्र में है। प्रोफेसर सतीश चंद्र माहेश्वरी एवं एस गुहा मुखर्जी ने पादप उत्तक संवर्धन की श्रृंखला में धतूरे के परागकणों के संवर्धन द्वारा सर्वप्रथम अगुणित पादप विकसित किए। ठीक है, तो सर्वप्रथम अगुणित पादप विकसित किसने किए थे? यहाँ पे देखो, सतीश चंद्र माहेश्वरी एवं एस गुहा मुखर्जी ने, है ना। और परागकणों के संवर्धन द्वारा सर्वप्रथम अगुणित पादप विकसित किए। जीव विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो यहाँ पे जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? बॉल पॉइंट जो पेन है उसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है एल बीरो। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार 1931 में लेडिस्लाओ जोस बीरो ने किया था। बाद में उन्होंने अपना लाजियो जोसेफ बीरो रख लिया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है ना। भारत के बर्डमैन सलीम अली। ये क्वेश्चन आ गया है 2021 में, रीट में भी आया और 1996 में आया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के बर्डमैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। व्याख्या में देख लो इसके, 12 नवंबर 1896 में जन्मे डॉक्टर सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के प्रयासों से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई। इनका मुख्य योगदान भरतपुर केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य एवं साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क की स्थापना में रहा। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी यहाँ पे एक वर्ड भी आया ऑर्निथोलॉजी, तो विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री स्थापित किया गया था कोयम्बटूर में। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? नरिंदर कपानी। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिका है जो कि विशुद्ध कांच की बनी होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित सिद्धांत पर कार्य करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वर्ष 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकविद नरिंदर सिंह कपानी द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? नरिंदर कपानी। नेक्स्ट देखो, एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे रोएंटजन। ठीक है, रोएंटजन जो थे उन्होंने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे के एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य 0.01 से 10 नैनोमीटर की रेंज में होती है। इसे रोएंटजन विकिरण भी कहते हैं, जो कि इसके अन्वेषक विल्हेम कॉनरेड रोएंटजन के नाम पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, रडार का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट ने। रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वाटसन वाट ने।
रडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। रडार मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका उपयोग अमेरिका की नौसेना ने वर्ष 1940 में रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रेसिंग के लिए किया था। अमेरिकी इंजीनियरों एच टेलर तथा लियो सी यंग को रडार के विकास की प्रक्रिया में उनके द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों के लिए जाना जाता है। रडार के आविष्कार का श्रेय रॉबर्ट वाटसन वार्ड को दिया जाता है। ठीक है, वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है, ठीक है, जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है, रडार। नेक्स्ट देखिए सुमेलित। अब अपने को बताना है कि सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, सही है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, सही है ये भी। नेक्स्ट देखिए डायनामाइट, जो डायनामाइट दिया था वो किसने दिया था? डायनामाइट की जो खोज की थी वो करने वाले थे अल्फ्रेड नोबल, ये भी सही है। टेलीस्कोप जो है वो मार्कोनी ने किया था, टेलीस्कोप की खोज मार्कोनी ने, नहीं ये गलत है। टेलीस्कोप की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे गैलीलियो, है ना। टेलीस्कोप की खोज करने वाले वैज्ञानिक गैलीलियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजर का आविष्कार किसने किया? तो लेजर का आविष्कार किया था फ्रेड मॉरिसन ने। थियोडर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। सॉरी 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 सॉरी, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे टीएच मेमन ने। थियोडोर थियोडोर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया तथा इसका विस्तारित अर्थ होता है उद्दीप्त उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रकाश तरंगों का संवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका उपयोग संचार, सूचना तकनीक, दूरी और समय मापन, होलोग्राफी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार तो अपने को पता ही है, अपने पढ़ा भी होगा जीके में कई राइट बंधुओं ने, है ना। आर्विले राइट एंड विलिबर राइट ने किया था।